हेलो आप सभी को, मैं साधना। आज हम पढ़ेंगे एनआईओएस की समरी में कोर्स ब्लॉक 2 और जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 3। ये यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको ये करवा रहे हैं और आप इस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। व्यक्तित्व। पर्सनालिटी शब्द लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनालिटी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। यह स्थिर नहीं, गतिशील है। व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत, इसके प्रतिपादक अल्पोर्ट, आर.वी. केटल, एच.आई. आइजैक है। आसानी से दिखने वाले गुणों को सतही गुण कहा जाता है और गहराई में पाए जाने वाले गुणों को स्रोत गुण कहा जाता है। मूल गुण 12 हैं। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसमें हम फ्रॉइड को पढ़ेंगे, जिनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनकी स्टेजेस में हमें पूछा जाता है कि कौन सी स्टेजेस दी है इन्होंने। तो चलिए हम उनको पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको जल्दी जल्दी देख लेना, क्योंकि हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप वीडियो में अंत तक बनी रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप किसी स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी की वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको थोड़ी स्पीड में लेकर चल रहे हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा। तो चलिए अब हम देखेंगे सिगमंड फ्राइड। इन्होंने 1856 से 1939 तक इनका टाइम है और इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने लिबिडो को बताया है, जिसे सेक्सुअल ऑर्गेन्स कहा जाता है। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं। इनकी बुक है सपनों का व्याख्यान। तो चलिए हम आपको ये 5 स्टेजेस बता देते हैं एक बार। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मनोलैंगिक विकास, इसमें मुख्य अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ओरल स्टेज, जो जन्म से 18 माह तक है। इसके बाद है गुदीय अवस्था, इसे एनल स्टेज कहा जाता है, जो 18 माह से 3 वर्ष तक मानी जाती है। इसके बाद थर्ड है लैंगिक अवस्था, जिसे फालिक स्टेज कहा जाता है, ये 3 से 5 वर्ष की मानी जाती है। फिर इसके बाद है आदर्श अवस्था, जिसे लेटेंसी स्टेज कहा जाता है, 6 से 12 वर्ष की है, जिसमें काम शक्ति आदर्श हो जाती है। इसके बाद है जनेंद्रिय अवस्था, जिसे जेनिटल स्टेज कहा जाता है, इसे अग्रिम अवस्था भी कहा जाता है। इसमें काम शक्ति जनेंद्रियों पर केंद्रित रहती है, जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग व संतानोत्पत्ति के लिए करता है। हमने आपको स्पीड में इसलिए करवा दी है ताकि आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ें और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको फ्रॉइड द्वारा दिए गए इद, ईगो और सुपर ईगो को समझा देते हैं, जिनको समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमें समझ में आएगा कि फ्रॉइड साहब ने किस प्रकार डेवलपमेंट को समझा है। तो अब हम देखेंगे इद, जिसे इदम कहा जाता है। यह सुखवादी सिद्धांत है, जिसमें नैतिक मूल्य बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं नैतिक मूल्य इसमें विकसित नहीं होते हैं। इसके बाद है अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का भंडार होता है, इसे अचेतन मन को समायोजन भी कहा जाता है। इसके बाद हम आपको कुछ जो चीज़ें हमने लिखी नहीं हम उनको भी बता देते हैं। इद को नीतिहीन भी कहा जाता है व अंधी प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अच्छाई बुराई में कोई अंतर समझ में नहीं कर पाता है बच्चा। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ईगो, जिसे अहम कहा जाता है। यह वास्तविक सिद्धांत है, इसमें संयोजन व चेतन मन होता है, इसे हम कार्यपालक भी कह सकते हैं, और ये आंशिक रूप से चेतन होता है या अर्धचेतन कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे सुपर ईगो, जिसे हम परम अहम कहते हैं। यह एक आदर्शवादी सिद्धांत है, इसमें नैतिक मूल्य पूर्णतः विकसित हो जाते हैं तथा आध्यात्मिकता का ओर रुझान हो जाता है। नैतिक व आदर्शवादी विचार आदर्श की अधिकता को समायोजन कर सकती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने 2 ग्रंथियाँ बताई हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ओडिपस और इलेक्ट्रा। तो हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ओडिपस किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे कि लड़के माताओं से अधिक प्रेम करते हैं, लड़कों का माताओं की ओर जो प्रेम है उसे ओडिपस ग्रंथि में बताया गया है, व इलेक्ट्रा में लड़कियां पिता से अधिक प्रेम करती हैं। इसमें एक पॉइंट और आप याद रखना, सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। अब हम आगे देखेंगे इसी में अल्फ्रेड एडलर को, जिनका है 1870 से 1937 तक। फिर इन्होंने बताया है यौन आवेग नहीं अपितु आत्मस्थापन है।
सृजनात्मकता पर बल, सामाजिक अंतःक्रिया के प्रभाव पर बल जीवन शैली को दो कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अंदर का स्वयं और पर्यावरण। मतलब कि वो अंदर से भी प्रभावित होता है और बाहर पर्यावरण से भी होता है। अल्फ्रेड एडलर जी ने फ्रॉइड साहब को सिद्धांत की क्या की है, आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो फ्रॉइड है उन्होंने केवल यौन संबंधी तथ्य दिए हैं, जबकि इन्होंने सृजनात्मकता पर बल दिया है। और क्योंकि इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो आत्मस्थापन द्वारा भी स्थापित हो सकता है। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कार्ल जंग को, जिन्होंने कहा है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में। तो हम समझेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं व बहिर्मुखी किस प्रकार। हम जानते हैं कि आपको पता है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमें पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट किससे रिलेटेड है। तो चलिए देखना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति मिलनसार होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, कार्य उन्मुख होते हैं, व आक्रामक स्वभाव के होते हैं और नेतृत्व शक्ति होती है इनमें, व टीमों में काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति ज़्यादातर दब्बू टाइप के होते हैं, विनम्र होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी समझते हैं, मतलब जो पुरानी परंपराओं को ज़्यादा मानते हैं। फिर इसके बाद दुस्वप्न देखने वाला होता है, लचीलेपन में कमी होती है, आत्म केंद्रित होते हैं, अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। आप बताइए, अगर इसमें पूछा जाए कि दुस्वप्न देखने वाले कौन से व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, तो आपको बताना होगा कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि नेतृत्व शक्ति किससे व्यक्तित्व से संबंधित है, तो वो होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व से संबंधित। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है कि उभयमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। तो उभयमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति बहिर्मुखी व अंतर्मुखी व्यक्तित्व से मतलब कि दोनों से संबंधित होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे मेंटल एक्टिविटी के 4 रूप। इन्होंने मेंटल एक्टिविटी के 4 रूप बताए, जिसमें अनुभूति, सोच, अंतर्ज्ञान व भावना को समझाया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण व्यक्तित्व, जो 3 घटकों से बना है, जिसमें ईगो जो चेतन और अहम है, जो होने का आभास कराता है। इसके बाद पर्सनल अनकॉन्शियस, जो व्यक्तिगत अचेतन है। फिर इसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो सामूहिक अचेतन है। इसमें प्रकृति में पुराने अनुभव शामिल होते हैं। जिस प्रकार फ्रॉइड साहब ने हमें ईगो और सुपर ईगो और ईद को समझाया है, इसी प्रकार कार्ल जंग ने हमें बताया है कि ईगो में चेतन अहम होने का आभास होता है और पर्सनल कॉन्शियस में भूले बिसरे अनुभव शामिल होते हैं। और इसके बाद है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसमें प्रकृति में पुराने अनुभव होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व का मूल्यांकन। इसकी मेथड्स हैं वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तिपरक विधि और प्रक्षेपी विधि। इन 3 विधियों के द्वारा हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। इसके कुछ फैक्ट हैं, इनको आप याद रखना। जैसे स्वयं रिपोर्टिंग विधि, जिसमें व्यक्ति खुद का ही मतलब मूल्यांकन करता है, आत्मकथा, प्रश्नावली और साक्षात के द्वारा। फिर इसके बाद है रेटिंग तकनीकें, जिसमें लोग क्या सोचते हैं, जैसे जीवनी, केस स्टडी, ये सब क्या होती हैं, रेटिंग स्केल तकनीकें। फिर इसके बाद देखें प्रक्षेपी तकनीकें, जिसमें इमेजिनरी और सिचुएशन बेस्ड देकर प्रतिक्रिया जानी जाती है, कि मतलब उस इंसान से ऐसे कुछ सिचुएशन दी जाती है तो फिर वो क्या प्रतिक्रिया करता है, तो उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस इंसान का व्यक्तित्व किस प्रकार से है। चलिए, थैंक यू। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए हो तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आप हमें कमेंट करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।